हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी खुश हो जाइए क्योंकि राजस्थान में सबसे जो हॉट वैकेंसी अभी इन दिनों बची हुई है। और हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इन दिनों जिस वैकेंसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो वैकेंसी आपके सामने है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट। और उसके लिए ऊर्जा विभाग ने पहले ही हमें इंटीमेट कर दिया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसका जो है वो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। यानी कि आज 13 जुलाई हो चुकी है, तो आप मान लो कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर पूरी संभावना है कि इसका कंप्लीट हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसको लेकर बहुत सारी सेशंस या बहुत सारी चर्चाएं भी हम पहले सेशन में कर चुके हैं कि इसका सिलेबस कहीं ने भी जो है वो सेकंड पेपर यानी कि हमारा जो कॉमर्स का वेटेज वाला पार्ट ए है उसका कहीं पर सिलेबस अभी भी क्लियर नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी एक प्रॉपर वे में दिक्कत आ रही है कि कहां से हम शुरुआत करें, किस सब्जेक्ट में कितनी तह तक जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना गहराई से पढ़ना चाहिए। तो ये भी पार्ट ए का जो 60% का हमारा वेटेज है कॉमर्स का, उसके अंदर केवल और केवल सब्जेक्ट ही अभी तक हमें पता है, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर कितना डिटेल्ड पढ़ना है वो टॉपिक हम लोगों को पता नहीं है। हालांकि आप सब जानते हो 2021 की जो लास्ट वैकेंसी है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह संभावना है कि बोर्ड ने अभी तक इसका कहीं पर भी जो है वो सिलेबस जो है वो क्लियर नहीं किया है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि पहली बार हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा हमें किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, किस बुक को हम रेफर ले सकते हैं, कंप्लीट गाइडलाइन हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए। और इसके लिए इंक्वायरी भी हमारी टीम को बहुत सारी आ रही है कि सर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में हम किस तरीके से तैयारी करें। हालांकि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ऐप से कोर्स लिया है, फिर भी वो कहते हैं कि सर थोड़ा हमें और गाइड करो कि हम किस तरीके से पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स को हम प्रायोरिटी दें, क्या हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहले पढ़ें या हम टैक्सेशन को ध्यान रखें, क्या हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग को पढ़ें या हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ें या फिर हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ें। तो बच्चों को बहुत सारी जगह अलग अलग क्वेरी आ रही है। तो ये विशेष सेशन केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को लेकर या तो स्टार्टिंग करी है पर कंफ्यूजन में चल रहे हैं, या वो स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम प्लान करेंगे, क्या पता बोर्ड सिलेबस जारी कर दे इस बार डिटेल्ड में। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा, बिना समय गवाए आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो, समय आपका वेट नहीं करेगा। जेवीएनएल की चर्चा होते हुए भी आज 20-25 दिन हो गए, मतलब 1 महीना तो हो चुका है, लेकिन अगर आपने तैयारी अभी भी स्टार्ट नहीं करी तो फिर आप बहुत जो है वो डिले हो जाओगे। तो चलिए इस सेशन में सबसे पहले बिना देरी के किस तरीके से जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की हम तैयारी करें, किस टॉपिक को पहले पढ़ें, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, बहुत सारी बातें इस सेशन में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस सेशन को आप सभी लास्ट तक जो है वो जरूर देखें। उससे पहले अगर आप सभी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से इसे ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हमारी टीम के द्वारा की जाती है वो ओनली फॉर इसी जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होती है। तो तुरंत प्रभाव से बिना देरी से एक बार आप सभी जो है वो इस सेशन को जो देख रहे हो इस कम्युनिटी ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन करो। और ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की आपको सिस्टमेटिक तरीके से बैठा तैयारी करवा रहा है। और आप देख सकते हैं फैकल्टी पैनल आपके सामने है, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग आपको सीए राहुल डेमला सर की जो कि एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राहुल खन्ना सर जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग आज से शुरू कर रहे हैं, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की रेगुलर क्लासें मिलेगी। सीआरपी सर की आपको जीएसटी की क्लासें मिली हुई है, रुचिका मैम की क्लास भी स्टेट्स की चल रही है, मेरी कुछ एफएम की क्लासें भी है, मनीष बम साहब आपको बहुत जल्दी ऑडिटिंग स्टार्ट करवाने वाले हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी क्लासें इसमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अमित सर और अजय सर की फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट दोनों मिलाकर कंप्लीट अकाउंटिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। तो आप लोग जरूर इस फैकल्टी पैनल पर भरोसा करें, इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके इस बार अपना जेवीएनएल जनरल अकाउंटेंट बनने का सपना बेटा पूरा करो, क्योंकि ये वैकेंसी कोई छोटे मोटे पदों पर नहीं, 371 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी दोस्तों आपके सामने आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप जानते हो, वैसे मैं बहुत सारे सेशन में मैंने और नकुल सर ने बता दिया है कि केवल बीकॉम और आरएससीआईटी बेस पर आप इजी वे में सबसे पहले एंट्री ले सकते हो। मतलब एंट्री के अगर क्राइटेरिया की बात करें, बहुत सारे इसमें एंट्री के क्राइटेरिया हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट फॉर्म है ओनली बीकॉम और आरएससीआईटी का कोर्स। और आप आसानी से इस वैकेंसी के अंदर जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन भी डिटेल रूप में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़े और अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। और यूके ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंटेंट का लास्ट टाइम का हमारा उत्तराखंड के अंदर रिजल्ट आप देखो, 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ, अभी एग्जाम हुए, रिजल्ट आए, 1 साल भर भी नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो कि मात्र 67 पोस्ट में 18+ हमने रिजल्ट दिए और उसमें रैंक 1 और रैंक 2 भी हमने दिए। तो ये असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर जैसे हमारे सितारे चमके, इस बार हमारा राजस्थान के अंदर एग्जाम है, हम खुद राजस्थान के हैं, तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में हमें शानदार धमाका करना है। और हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से 200+ सिलेक्शन
हम केवल दें, लेकिन उसके लिए केवल हमारी इस तरफ से ही जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, आप लोगों को भी हमारे साथ बेटा जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, और अभी आपको बता दूं मैं कि आरपीसी अड्डा जो है वो, ठीक है, ये रिजल्ट आप देख लो। आरपीसी अड्डा जो है वो अपना संकल्प दिवस बेटा यहां पर मना रहा है। ठीक है, आरपीसी अड्डा अपना संकल्प दिवस मना रहा है। 6th फाउंडेशन एनिवर्सरी आरपीसी अड्डा की आ रही है, ये हमारी 16 जुलाई को, आज 13 जुलाई हो चुका है और 16 जुलाई को आरपीसी अड्डा परिवार को स्थापित हुए जो है वो यहाँ पर 6 साल हो जाएंगे। इन 6 सालों में आरपीसी अड्डा परिवार ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लंबी जर्नी यहाँ पर तय करी और इस शिक्षा के मंदिर से हजारों लाखों स्टूडेंट्स का बेटा भला किया है और ये रिजल्ट आप सभी को उसकी जो है वो कहानी खुद बता रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले आरपीसी अड्डा परिवार की ओर से इस 6th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे हमारे आप पहले के स्टूडेंट्स हो या अभी के स्टूडेंट्स हो या हमारे साथ स्टूडेंट के रूप में आप पढ़ रहे हो, हमारी पूरी टीम, हमारी सारी फैकल्टीज, सोशल मीडिया स्टाफ, एडिटिंग स्टाफ, कंटेंट की टीम, सेल्स टीम, उसके अलावा हमारी अदर जितनी भी टीम्स है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हमसे जुड़ी हुई है, उन पूरी टीम को या उनकी टीम की तरफ से आप लोगों को जो है वो इस 6th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये फाउंडेशन डे जो है वो आरपीसी अड्डा अपना संकल्प दिवस के रूप में मना रहा है, यानी कि अब आरपीसी अड्डा परिवार का फाउंडेशन डे जो है वो आप सभी को संकल्प दिवस के रूप में जो है वो जाना जाएगा। तो इस संकल्प दिवस पर नकुल सर का आपने कल एक वीडियो देखा होगा, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें सर ने 1 घंटा 12 मिनट में जो है वो पूरा संकल्प दिवस को लेकर हमारे आरपीसी अड्डा परिवार के जो ऑफर्स हैं, जो बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उन सभी को आपके सामने रखा था। तो आरपीसी अड्डा के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% की बेटा छूट मिल रही है, यह सबसे बड़ा आपके लिए ऑफर हो चुका है। ठीक है, यानी कि 40 लाख तक की स्कॉलरशिप में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है। और आपको मैं बता दूं ये ऑफर कब तक रहेगा, तो 17 से 22 जुलाई तक बेटा रहने वाला है। ठीक है, ये ऑफर आप लोगों के लिए 17 से 22 जुलाई तक बेटा जो है वो रहने वाला है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको आप देख सकते हो कोई भी जो कोर्स हो, जैसे आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देख सकते हो ये बड़ी वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। एबीएसटी, बीएडीएम, वीएफएम हो गया, संगणक बहुत जल्दी आपको 476 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट आप जानते हो 371 पोस्ट पे आ चुकी है ऑलरेडी, मतलब इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग जरूर अपनी तैयारी में यहाँ पर लग जाओ। यूके उत्तराखंड के अंदर भी असिस्टेंट अकाउंटेंट जैसा एग्जाम हो गया, तो आरपीसी अड्डा ऐप के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% की आपको दोस्तों यहाँ पर छूट मिल रही है। दूसरा आपको मैं बता दूं, तो आरपीसी अड्डा परिवार से जुड़े हुए आप कोई भी स्टूडेंट्स है और आपका कोई भी कोर्स पूरा हो रहा है ना, वो एक्सपायर होने वाला है अगले 3-4 दिनों में, 8 दिनों में, जैसे भी, तो आप सभी पुराने विद्यार्थियों के लिए ऐप को अगर आप जो है वो उस कोर्स को रिन्यूअल कराते हैं तो आप लोगों को मात्र 999 देना है, यानी कि मात्र 999 में आप किसी भी कोर्स को रिन्यूअल करा सकते हैं। यानी कि वो चाहे 3000 का हो, चाहे वो 4500 का हो, चाहे वो 2000 का हो या 4000, 5000, 6000 रुपए तक का हो, मात्र 999 के अंदर आप अपने पुराने कोर्स को रिन्यूअल करा सकते हैं। और रिन्यूअल के टर्म्स कंडीशन आप जानते हो कि वो कितने समय तक आपका रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरपीसी अड्डा ऐप से कोई भी आप कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं, सारे ऐप पर आपको जो है वो अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगे। उसके लिए आपको पूरा सिस्टम बता रखा है, आप इसमें समझ सकते हैं कि आरपीसी अड्डा परिवार के कोर्स को कैसे खरीदें। अगर आपके दिमाग में भी क्वेरी आ रही है कि सर हम ऐप से कोर्स को कैसे खरीदें, तो आप ऐप के होम पेज पे जाओ, फिर आप देखो किस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। जैसे राजस्थान एग्जाम है तो राजस्थान एग्जाम में जाओ, यूपी के हैं तो यूपी एग्जाम में जाओ, एमपी के हैं तो एमपी में जाओ, यूके के हैं तो यूके में जाओ। इस तरीके से आपको सबसे पहले उसमें जाना है। ठीक है, फिर आएगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो आपको इसमें देखना है कि आप कोर्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सिलेबस पीवाईक्यू देख रहे हो, जॉब अलर्ट, इस तरीके से आपको सारे फोल्डर मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ओवरव्यू कंटेंट और ये आएगा, तो इसमें जाकर आप जब ओवरव्यू जाओगे, जैसे मान लो आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट लेना है, तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंट में जाके ये कोर्स आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। कोर्स खरीदने से पहले आप पूरा वीडियो देखें, पूरी कोर्स के टर्म्स एंड कंडीशन समझे, और फिर आप जाके चूज हाउ यू पेड, तो आप किसी भी मोड से इसमें जो है वो कोर्स को खरीद सकते हो, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, है ना, डेबिट कार्ड, है ना, क्यूआर कोड स्कैन करके या किसी और के थ्रू भी पेमेंट करवा के आप आराम से इसमें पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और अब हम यहां पर सीधा बिना किसी देरी के सेशन की जो हमारी मेन बात है कि हम जो है वो किस तरीके से हमारी तैयारी करें, यानी कि हमें जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है, तो हम किस तरीके से पढ़े बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम सबसे पहले किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, किस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि हमारे सामने सिलेबस क्लियर नहीं है। हमें केवल ये पता है कि सब्जेक्ट हमारे पार्ट ए में कॉमर्स के वो ये हैं, लेकिन हाँ ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने पार्ट बी के अंदर तो बता दिया कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है,
लेकिन इन्होंने कहीं पर भी पार्ट ए का जो कॉमर्स है उसमें कुछ भी नहीं बताया। पार्ट बी में जीके के अंदर तो बता दिया कि ये आपको पढ़ना है, मतलब सब्जेक्ट के अंदर भी डेप्थ बता रखा है, लेकिन आपको यहां पर नहीं बताया। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न तो बेटा पता ही है ना। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न तो आपको पता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके पास दो पैटर्न है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो देखो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका मार्क्स। तो देखो एमसीक्यू बेस की बात करें तो जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल मार्क्स की या वेटेज की बात करें तो आपका कॉमर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। पार्ट ए है जो आप जानते हो, ये आपका कॉमर्स का है, और पार्ट बी जो है वो आपका एक तरह से जीके या जनरल साइंस आप कह सकते हो। ठीक है, पार्ट ए के अंदर मैं बात करूं नंबर ऑफ एमसीक्यूज की, तो आप जानते हो ए के अंदर आपके जो है वो केवल 60 एमसीक्यू यहां पर आने वाले हैं, और पार्ट बी जो जीके वहां पर एमसीक्यू आपके ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गई। लेकिन अगर मैं मार्क्स की बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं मार्क्स को लेकर, तो यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट है, यानी कि 60 इंटू 2 ये 120 मार्क का है, और ये 80 इंटू 1 ये आपका 80 ही मार्क्स का है। इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर होगा, और नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने मिलेंगे आपको, 140 मिलेंगे। 140 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का आपका पेपर है, यानी कि पार्ट ए का वेटेज यानी कि कॉमर्स का वेटेज आप लोगों के लिए ज्यादा है, ये बात भी आप जानते हो। लेकिन पार्ट ए के अंदर इन्होंने केवल सब्जेक्ट तो हमें बता दिए, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी जीके नहीं बताया। लेकिन हम किस तरीके से तैयारी करें, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना। अब आपको लग रहा होगा सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम कैसे पढ़े, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं तो कंपनी हमारा एक टॉपिक हो गया कॉर्पोरेट का, है ना। तो कंपनी में अब यहां पर देखो बेटा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आप जानते हो। आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम होने वाला है ना। एग्जाम जो है वो आप जानते हो आईबीपीएस का पैटर्न कितना टफ होता है, और आप पढ़ने का तरीका आपको सब बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सीबीटी मोड पर ये आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपको ढंग से चीजें बेटा एक एक करके यहां पर पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर, यानी कि पार्ट ए के अंदर जो पहला आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका यहां पर बेटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कैसे पढ़ूं, ये आपके दिमाग में आ रहा है। तो देखो इसमें जो चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं बेटा, उसमें आपको थोड़ा सा फोकस इस रूप में रखना पड़ेगा कि इसमें जो आपके चैप्टर कवर हो रहे हैं उसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चन पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सीबीटी मोड पर आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसको आपको कोई ना कोई ट्रिक्स इसमें लगानी है। तो सबसे पहले बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर, तो बेटा इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसके ऊपर आप फोकस करें। जैसे मान लो आपको पूछा है शेयर इशू कर रहा है, और शेयर इशू करने के बाद किसी शेयर होल्डर ने जो है वो किसी जो है वो किस्त का पेमेंट नहीं किया, यानी कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, और अगर कंपनी ने उनके अंशों को जब्त कर लिया, फोरफीचर कर लिया शेयर्स को, तो आपको पूछ सकते हैं कि क्या जो है वो फोरफीचर शेयर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हो जब शेयर फोरफिटेड करके हम री इश्यू करते हैं तो फोरफिटेड अमाउंट जो हमारा बैलेंस बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और एंट्री होती है शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितनी ट्रांसफर राशि की जाएगी। अगर मैं बात करूं डिवेंचर्स को लेकर, तो कोलैटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना है ना। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं इनके जो सेबी के रूल्स होते हैं, है ना, कंपनी एक्ट के रूल्स हैं, वो भी आप थोड़े से फोकस कीजिएगा। कंपनी एक्ट के अनुसार अंशों के कितने अंकित मूल्य के बराबर राशि प्राप्त होनी चाहिए, है ना, आवेदन पर न्यूनतम कितना जो है वो मिल जाना चाहिए, न्यूनतम अभिधान को लेकर पूछ सकते हैं। तो आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर प्रॉपर जो है वो बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन पूछने के चांसेस आप लोगों के लिए बन जाएंगे। तो कंपनी हो गया, डिबेंचर्स हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया, है ना, अमलगमेशन हो गया, इन चैप्टर्स के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद अगर बात करूं मैं एडवांस अकाउंटिंग की, फॉर एग्जांपल, तो एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो डिपार्टमेंटल आपका अकाउंटिंग हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, है ना। उसके बाद आप हायर अकाउंटिंग को साथ में ले लो तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो गए। इसमें आपको क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। और उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन का क्वेश्चन अच्छे से देखना है, अभी ओपन कमीशन जो होता है, इन चैप्टर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस आप लोगों के लिए बनते हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं ताकि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी करनी है ये आपको पता चले। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स को लेकर, अगर मैं बात करूं कि दूसरा इन्होंने सब्जेक्ट का नाम तो दे रखा केवल इनकम टैक्स, लेकिन अंदर कितना पढ़ना है कुछ भी नहीं बताया। तो इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आपको फोकस करना है, उसकी लिमिट हो गई। उसके बाद जो हमारे पांचों हेड्स की इनकम होती है बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो लॉटरी इनकम का परसेंटेज कितना है ना। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की आपको रेट याद रखनी है ना। किसी प्लॉट को या किसी लैंड को अगर आपने ट्रांसफर किया है या सेल किया है तो आपको जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसका सेक्शन क्या है, इससे रिलेटेड भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। सैलरी के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, सैलरी रेट के अंदर भी सबकी लिमिट आपको अच्छे से प्रॉपर पता होनी चाहिए। ग्रेजुटी की लिमिट क्या है, लिव एंकेसमेंट की लिमिट क्या है, पेंशन का किस तरीके से मूल्यांकन हम करते हैं। उसके अलावा ये जितने भी भत्ते होते हैं तो कितना भत्ता किसके लिए कितना अलाउ है, तो अलाउंसेंस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी कुछ नॉर्मल वे में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे लास्ट टाइम डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एटीजीजीसी, एटीजीजी भी आपने सुना होगा। तो एटीजीजीसी जो पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा है उसको लेकर क्वेश्चन सीधा आया था। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ट्रिकी या वो टफ लेवल का हो, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पांचों हेड को ढंग से पढ़ना है, उनके प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ना है, डेप्रिसिएशन का सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका जो है वो जीएवी से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो एनएवी पे आते हैं तो उनका परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसका परसेंटेज, है ना। तो ये चीजें भी थोड़ी सी आपको अच्छे से फोकस करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीटीआई में से एटीसी से एटीयू तक का डायरेक्शन है, तो मैं चाह रहा हूं वहां पर वो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि एटीसी में कौन सा डायरेक्शन होता है, एटीसीसी में क्या है, एटीसीसीडी, एटीजी में जैसे हमारा जो ये एनपीओ को हम जो है वो दान देते हैं तो डोनेशन टू एनपीओ, तो एटीजी उसके लिए होता है, तो हमें उसी संस्था को दान करना जो एटीजी का लाइसेंस लिए हुई है। तो आपको टैक्स में बेनिफिट लेना है तो एटीजी ये हो गया। लास्ट टाइम मैंने बताया था एटीजीजीसी, तो एटीसी से एटी यू तक के आपको सारे डायरेक्शंस के अंदर आपको नेम पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन किससे रिलेटेड है। प्रधानमंत्री राहत कोष में हम पैसा दे रहे हो तो कितना होगा, साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम में हम पैसा दे रहे हो तो कितना हो गया, तो वहां पर भी फोकस करें। उसके बाद आप जो है वो टीडीएस की अच्छे से प्रोविजंस याद रखें, क्लबिंग ऑफ इनकम को अच्छे से पढ़े, एडवांस टैक्स में कितनी कितनी लिमिट है और कितना कितना जमा करा सकते हैं, ये बात हो गई। और अकाउंटिंग की जितनी भी टर्म्स हो गई हमारी इनकम टैक्स के अंदर, तो अच्छे से पढ़ना है आप इन सभी चीजों को। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अब इन्होंने सब्जेक्ट में कुछ बोला ही नहीं तो हमें तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। क्लबिंग इनकम हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस, है ना, एटीजी से एटीयू तक के डायरेक्शंस, पांचों हेड, रेजिडेंशियल स्टेटस और जितने भी टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा नंबर पे आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर भी वही बात है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, टॉपिक कुछ नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लास्ट टाइम प्रोसेस का क्वेश्चन आया था, है ना, तो उसमें आपको पूछ सकते हैं जो हमारा हम जानते हैं एबनॉर्मल गेन भी होता है, नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, तो एबनॉर्मल गेन भी हमें हो सकता है। तो लास्ट टाइम एबनॉर्मल जो असामान्य लाभ होता है यूनिट्स के ऊपर वो आपसे पूछा गया था। तो हम प्रोसेस अकाउंटिंग को ढंग से पढ़ें, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो कितना मार्जिन हो रहा है, कितनी कॉस्ट हो रही है, एक प्रोसेस से दूसरे पोस्ट में कितनी जो है वो हमारी कॉस्टिंग आ रही है। फिर जो हमारा जो हम कह सकते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करें, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इक्विवेलेंट यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, वहां से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन प्रोसेस के अंदर पूछा जा सकता है। प्रोसेस के बाद अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना परसेंट हमारा काम पूरा हो गया तो हम जो है वो नॉशनल प्रॉफिट में या हम कह सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट में एक्चुअल हिस्सा हम मान सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे हर साल कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेशन करना होता है कि कितना काम जो है वो प्लांट पर या प्रोजेक्ट पर पूरा हो गया है। तो उसके ऊपर भी आपको पूछ सकते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर 2/3 काम पूरा हो गया है या 50% या 60% काम पूरा हुआ है तो हम कितना नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर करें, तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ट्रिकी क्वेश्चन के ऊपर फोकस यहां पर किया जा सकता है। हालांकि एक सेशन हमने इसमें लिया भी था जिसमें मैंने या नकुल सर ने आपको बताया भी है कि किस चीज तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये वेटेज भी आपको हमने बताया। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड को अच्छा पढ़े, मटेरियल में ईओक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर एबीसी कंट्रोल आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिफो लिफो वेटेज एवरेज इन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो लेबर के अंदर आपको हालसे और रोवन वाला अच्छे से पढ़ना है, इमर्सन टेलर का प्लान पढ़ना है, उसमें बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेकर पूछ सकते हैं। ओवरहेड के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन करना है, अलोकेशन या एब्जॉर्प्शन करना वाला आपसे पूछ सकते हैं।
तो वहां पर भी फोकस करना है। अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं कॉस्टिंग के ओवरहेड के अंदर। फिर रिकंसिलेशन हम जो करते हैं, इंटीग्रेटल और नॉन इंटीग्रेटल जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करें। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको वेरिएंस हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है। पीवी रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आपको कोई डिजायर्ड सेल्स और फिक्स कॉस्ट देकर पूछ सकते हैं कि डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है और हमें साथ में फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो उसके बेस पे डिजायर्ड सेल्स निकालना पूछ सकता है। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स होती है, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन देकर इन तरह की चीजें पूछी जा सकती है मार्जिनल के अंदर। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का क्वेश्चन पूरा संभावना है कि इस बार बन सकते हैं, ये मैं अपना एज्यूम आपको बता रहा हूं बेटा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो लास्ट टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेकर लेबर वेरिएंस से ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो आपसे पूछ सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे, लेबर वेरिएंस कैसे निकालोगे, है ना, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे निकालोगे। तो इसके बेसिस पे कुछ भी एक दो मिसिंग फिगर देकर आपको फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि पूरा ये तो चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर है, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में परेशान नहीं होता है। तो यहां पर भी आपको मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया, इंटीग्रल मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोसेस हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो कि सर्विस से रिलेटेड है, तो किसी भी कॉस्टिंग में आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालना पूछ सकते हैं। होटल में है, हॉस्पिटल है, सिनेमा का है या किसी क्लब का है ना, इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग के अंदर सर्विस के ऊपर कोई कॉस्ट पूछी जा सकती है। जॉब कॉस्टिंग बेस्ड यूनिट के बेस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एबीसी कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको अच्छे से पढ़नी है, और जो एडवांस कॉस्टिंग के जितने भी हमारे चैप्टर्स बनते हैं बेटा, वो सारा आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और जितने भी टेक्निक से कॉस्ट की वो भी अच्छे से पढ़नी है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो चौथे नंबर पे इन्होंने हमें बोला है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के अंदर कंपनी ऑडिट के सेक्शन अच्छे से पढ़ने हैं, सेक्शन 138 से लगाकर 148, ठीक है। उसके बाद ऑडिट से रिलेटेड जितने भी लीगल कंप्लाइंस हमारे होते हैं, ठीक है, ऑडिट की थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में सीधा बोला गया है। फिर ऑडिट के टाइप्स, ऑडिट रिपोर्ट हमारा हो गया, ठीक है, कारो रिपोर्ट हमारी हो गई, उसके बाद टैक्स ऑडिट हो गई, ये सब लीगल ऑडिट हमारी हो गई। उसके अलावा ऑडिटिंग में जितने भी कॉन्टेम्पररी इशू है उसके ऊपर फोकस करना हो सकता है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकता है। ग्रीन ऑडिटिंग हो सकता है, एनर्जी ऑडिट हो सकता है, ऑडिट में क्या क्या चेंजेस अभी इन दिनों हो रहे हैं। फिर लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, 3 वी होते हैं हमारे, यानी कि वाउचर, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन तीनों का असेट्स और लायबिलिटी का कैसे वेरिफिकेशन करते हो, कैसे वैल्यूएशन करते हो, है ना। उसके अलावा आपको मैंने बता दिया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्लबिंग की ऑडिटिंग कैसे होगी, विभिन्न संस्थाओं की हम ऑडिटिंग कैसे करते हैं, कंपनी ऑडिट हो गई, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई, है ना, ये इनके ऊपर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो हमारे ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे 240 हैं जो कि कपट एवं त्रुटि के संबंध में अंकेक्षण का दायित्व बताता है, ऐसे 200 जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग बताता है। तो कुल मिलाकर सारे ऐसे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ऐसे 200, ऐसे 210, ऐसे 240, ऐसे 300, 350, 500, ये सब मेन जो है वो आपको अच्छे से फोकस करना है। और कंपनी ऑडिट तो बहुत अच्छे से पढ़ने जाना है, वहां से क्वेश्चन पूरी संभावना है कि आप लोगों का बनेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी आपके जितने भी चैप्टर बनते हैं, हालांकि कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो मैनेजमेंट में भी आते हैं और उसको एफएम में भी हम रखते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर, उसके बाद जो हमारे जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को मान सकते हो, इसी के पार्ट में वो अच्छे से पढ़ना है। फिर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में अगर कोई वित्तीय कंपनी है तो उसको पूछ सकते हैं कि ब्याज दिया या डिविडेंड रिसीव्ड किया तो वो किसमें आएगा, कौन सी एक्टिविटी है, तो कौन सा कार्य कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ये फोकस करना है। ऑपरेटिंग में कौन सा जाएगा हमारा जो है वो, फाइनेंशियल में कौन सा जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कौन सा जाएगा। वैसे फंड फ्लो के अंदर शेड्यूल इन चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस में सारे फॉर्मूले आपको पढ़ना है, लिक्विडिटी रेशियो, असेट बेस्ड रेशियो, वहां से क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि इस बार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। एक सब्जेक्ट आपको और भी है, कॉस्ट एंड यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वापिस ये मैनेजमेंट से कॉस्ट से जुड़ा हुआ, तो आपको एडवांस लेवल के पढ़ना है। बजटरी कंट्रोल भी आपको पढ़ना है। वैल्यू एडिशन आपको जो है वो मैनेजमेंट है वो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, मैनेजमेंट ऑफ कैश, ये चीजें भी आजकल पढ़नी है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपका टैक्सेशन लॉ आ गया, तो टैक्सेशन लॉ भी एक सब्जेक्ट है, और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे आपका बेटा जो है वो
है। हालांकि लास्ट टाइम की वैकेंसी के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने ये बोला था कि सब्जेक्ट तो हमने बताया लेकिन टॉपिक क्लियर नहीं थे। अभी मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये नोट डाल के बताया कि द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम ऑफ द पार्ट ए, यानी कि जो हमारा कॉमर्स का पार्ट है, शेल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन डिग्री लेवल के बेसिस पर पूछा जाएगा। जो मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा, और जो सिलेबस होगा इन इस पार्ट ए एग्जाम के लिए शेल बी ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री लेवल, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, बाकी पार्ट बी के लेकर भी हम बहुत जल्दी सेशन लेके आएंगे, कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पार्ट बी के अंदर भी आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स आपका पूरा कवर हो रहा है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे आपके साइंस भी है, और हिंदी और इंग्लिश है। तो 5 सब्जेक्ट उसमें है, तो उसको लेकर भी एक अलग से सेशन लेके आऊंगा। इस सेशन में आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें तैयार करनी है। ट्रिकी बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे बेटा, सीधी सी बात है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी आपको थोड़ा सा बता दूं तो जैसे रेशियो एनालिसिस है, सॉरी हमारा जो पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आपको त्याग का अनुपात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंडीशन वाले रेशियो है, वो निकालना आना चाहिए। जेएलपी का मूल्यांकन हो गया है ना, गुडविल का वैल्यूएशन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, उससे कैसे हम गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। शेयर किसी पार्टनर को गारंटी है या फर्म को उसने गारंटी दी या फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, तो गारंटी बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो फाइनल अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें आपको पता है ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे कोक्स का इतना परसेंट है तो सेल्स बेस्ड परसेंटेज पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग स्टॉक इतना है ना, सेल्स इतनी हुई, ठीक है, जीपी सेल्स का इतना है, तो कभी कोक्स निकालना पूछते हैं, आप जानते हो, कभी कोक्स दे रखा है और उसके अलावा आपको सेल्स दे रखी है और आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो उसके बेस पे जीपी निकालो। ठीक है, उसके अलावा कभी आपको जो है वो ड्राइंग्स का वैल्यूएशन करने के लिए कहता है, कभी और आपको जो है वो एडिशनल कैपिटल निकालने के लिए कहता है, तो कभी प्रॉफिट निकालने के लिए कहता है, तो कहीं से भी आपको तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन यहां से घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको जो है वो अच्छे से फोकस करना है और थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर आपको अच्छे से वेटेज देना है, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन ही आपका जो है वो बेटा सिलेक्शन तय करेंगे, क्योंकि इनका वेटेज 2 मार्क्स के हिसाब से है, तो 120 मार्क्स का 200 में से तो आपका 60% का पार्ट ए ही हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। अब शुरुआत कैसे करें, दूसरा क्वेश्चन की सर हम किस सब्जेक्ट को पहले पढ़े और किस सब्जेक्ट को पहले हम जो है वो इग्नोर करें, तो देखो बेटा मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक फाइनल या नोटिफिकेशन आ रहा है तब तक आप एक काम करो, जो टफ सब्जेक्ट उसको पहले पढ़ो, क्योंकि हम क्या करते हैं जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसी को पढ़ेंगे तब तक एग्जाम आ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि 11th-12th के बाद जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा टच में नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट आपसे स्किप हो गए हैं, तो उसको पहले पढ़ो। जैसे इनकम टैक्स हो गया है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका हो गया, इसको आप फोकस कर सकते हो। कॉर्पोरेट और कॉस्ट और ऑडिट को आप बाद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पहले आप उनको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो एक एक करके मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, जितना हो सके मैंने आपको एक ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं उसके रिलेटेड जितनी बातें हो सके मैंने आपको बताई। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बात और याद आ गई, जो हालांकि हमने सेशन में बताया, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। ठीक है ना, जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं, वैसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं जिसको हम CAS कहते हैं। तो लास्ट टाइम भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और 14 को लेकर पूछा गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आपको पूरी हम सूची प्रोवाइड करवा देंगे, हमारे राहुल सर ही पढ़ा रहे हैं कॉस्टिंग, तो आपको वो भी अच्छे से याद रखनी, वहां से भी क्वेश्चन वापस संभावना है कि इस बार पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जहां लगे ना कि यहाँ ये टफ है, ये मुझे याद नहीं हो रहा, तो समझ लेना क्वेश्चन वहीं से बनेगा। सीधी सी बात है, पढ़ने का तरीका, एक स्टूडेंट्स को फीलिंग आ जाती है, चाहे वो सेल्फ स्टडी करें या लाइब्रेरी में स्टडी करें, पढ़ते हुए लग रहा है कि सिर दर्द हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 2-3 बार 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 पढ़ने पर भी ये चीजें स्किप हो रही है, तो उस पेज को मार्क कर दो और अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। हम क्या करते हैं, इजी चीजें पढ़ लेते हैं, जो टफ लगता है हम सोचते हैं कि ये तो हमें नहीं पूछ रहा है, हमें नहीं आ रहा तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ऐसी गलती नहीं करे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आंखें वैसे भी एग्जाम हॉल में चकराती है बेटा, तो थोड़ा सा आपको मैंने ये बताई है चीजें, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो चलिए पार्ट ए के अंदर हमारा जो 60% वेटेज के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़े, किस सब्जेक्ट से पहले शुरुआत करें, ये मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा है। एक सब्जेक्ट कंफ्यूजन मत हो जाना, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है इसमें, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एडवांस कोर्स तो यहाँ पर आई गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना ही आपको। तो लगभग मैंने आपको सारा बता दिया, टैक्सेशन लॉ भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो लॉ खुद कह रहा है, तो लॉ के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करने हैं। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे कॉल करना, टीम आपसे जो है वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर कर लेगी। ठीक है, और सेशन में पहली बार आए हैं, यूट्यूब चैनल विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना इस बार भूल गए, तो मैंने आपको याद दिला दिया है, इस बार यूट्यूब चैनल आप लोग जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए।
एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी मैंने आपको बताई कि जेबी बिंदल जूनियर अकाउंटेंट में किस सब्जेक्ट से हम सबसे पहले शुरुआत करें और किस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आगे भी क्लासेस होती है, इसलिए सेशन को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट मोड में कन्वर्ट किया। और आपको कोई भी इंक्वायरी है, आपकी तरफ से कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, उस पर मेरी और मैं जरूर करूंगा उस पर रिवर्ट करने के लिए प्रयास। ठीक है, बाकी आपकी तरफ से और भी कोई क्वेरी है बेटा, कैसे पढ़ने, कुछ भी पढ़ना है, तो आप लोग जरूर इस सेशन के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन में या सीधा मैं आपसे बात करके आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा और जो है वो अच्छे से बेनिफिशियल आपको जो है वो समझा सकूं, आपको अच्छे से यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकूं। तो चलिए फिलहाल इस सेशन को यही पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।